अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप लोगों ने काफ़ी टाइम जो है ना बहुत एंजॉय किया। सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी जिन बच्चों का टेस्ट क्लियर हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है आप लोगों का जो है ना इतनी अच्छी रेशो टेस्ट पासिंग स्टूडेंट्स की देख के। और आप लोगों को मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप लोग मेहनत करेंगे तो आप लोग इसको पास कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को मुबारकबाद। और उसके बाद जो आजकल बहुत सारे बच्चे जो है ना वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम आप इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे, और इंटरव्यू के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल भी हैं। और वैसे भी ये भी सच है कि जब एक टेस्ट पास कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि पता नहीं हम इंटरव्यू को क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों को पता भी है जैसे कि टेस्ट की जो है ना वो परसेंटेज टोटल जो है वो 200 मार्क्स होते हैं लेक्चरशिप की सिलेक्शन के लिए, और उनमें से 100 मार्क्स मतलब 50% जो है ना वो आप लोगों का इंटरव्यू काउंट होता है। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, 40% जो है ना वो टेस्ट होता है, 50% आपका टेस्ट होता है और 40% आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। खैर इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो है ना वो हमने 100 मार्क्स का जो पेपर है, सॉरी इंटरव्यू है, उसके लिए प्रिपेयर कैसे होना है। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि हमने स्टार्ट किस तरह से लेना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को टेस्ट के टाइम पे गाइड किया था, बिल्कुल इसी तरह से हमने उन्हीं बातों को फॉलो करना है कि हमने बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपका वही काम है कि आपने अपने सारे नोट्स सब कुछ इकट्ठा कर लेना है सबको। और आपने स्टार्ट कहाँ से लेना है ये अब आप लोगों ने खुद डिसाइड करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को उसकी टेस्ट की तैयारी करवाई थी तो हमने चैप्टर वाइज पढ़ा था और हमने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। लेकिन अब हमने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना, अब हमने इस तरह से पढ़ना है कि हमारे सामने जो बैठे होंगे उनको हमने हर चीज़ को एक्सप्लेन करना है। हमें अगर एक चीज़ का पता है, फॉर एग्जांपल अगर हमसे वेलोसिटी के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है तो हमें वेलोसिटी की ईच एंड एवरीथिंग पता होना चाहिए। तो इसके लिए जो है ना जैसे मैंने भी बताया कि हमें सबसे पहले जो है ना अपना स्ट्रेस मैनेज करना होगा। हमारे दिमाग पे जो एक वो बर्डन है कि हमने अब टेस्ट पास कर लिया, डेफिनेटली पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन होती है। तो सबसे पहले तो हमने अपने आप को सेट करना है कि हमने कोशिश करनी है, उसके बाद बाकी सारा जो है ना वो अल्लाह पाक के हाथ में है। तो स्ट्रेस को मैनेज करके, परेशानी को जो है ना एक साइड पे रख के आपने अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। टेस्ट के लिए जितनी आपने टाइम दिया था उसका दुगना टाइम जो है ना वो आपको इंटरव्यू के लिए देना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए थोड़े से टाइम में आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। टेस्ट के लिए हमने ज़्यादा फोकस एफएससी को किया था, लेकिन अब हमने एफएससी को फोकस ज़्यादा नहीं करना। हमने थॉरोली स्टडी करना है, सारा कुछ पढ़ना है, कोई भी चीज़ जो है ना वो छोड़नी नहीं है। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अपना जो है ना सारा सिलेबस इकट्ठा करना है। अब जैसे आप लोगों ने अ, मैट्रिक से ही स्टार्ट लेना है तो मैट्रिक को नहीं छोड़ना, क्योंकि जब मैंने आप लोगों को मैट्रिक की तैयारी करवाई थी मैंने बताया था कि बहुत सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन जो है ना वो मैट्रिक में से भी आए हुए थे। ठीक है, और दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन आप बहुत सारे लोग जो है ना वो पूछ रहे हैं कि ड्यूरेशन कितना होगा। जैसा कि हमने भी बताया और मैंने भी आप लोगों को कहा था कि जब तक आप लोगों का रिजल्ट नहीं आता आप लोग तैयारी स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कर भी लेते हैं तो फिर बच्चा डिसहार्ट हो जाता है कि मैंने इंटरव्यू की भी तैयारी की और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन आपका कल रिजल्ट आया है तो आपको आज से ही अपनी जो है ना वो तैयारी स्टार्ट कर देनी है। तो तैयारी स्टार्ट करने से लिए ड्यूरेशन पूछा जा रहा है कि कितना होता है, तो ऑलमोस्ट जो है ना इंटरव्यू के लिए और टेस्ट के दरमियान गैप 15 से 20 दिन का होता है जब इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। अब इस तरह से है कि हमारे पास सेंटर डिफरेंट बनते हैं। अब एक सेंटर का इंटरव्यू एक टाइम पे कंप्लीट होता है या उसके कुछ कैंडिडेट्स रह रहे होते हैं तो दूसरे सेंटर की डेट शीट आ जाती है, और एक दिन में 20 कैंडिडेट का इंटरव्यू ऑलमोस्ट एक सेंटर में होता है। तो सबसे पहले जो है ना वो रावलपिंडी वाली साइड से स्टार्ट होता है, फिर लाहौर मतलब अपर पंजाब से लोअर पंजाब की तरफ मूव करते हैं। रावलपिंडी, लाहौर, गुजरांवाला, उसके बाद सॉरी गुजरांवाला नहीं, लाहौर, फिर उसके बाद आ जाता है मुल्तान, फैसलाबाद, मुल्तान, देन एंड पे बहावलपुर जो है ना इसकी डिवीजन डिवीजन में होता है ना इंटरव्यू। तो एंड पे जो है ना वो बहावलपुर डिवीजन का होता है। अब आप लोगों का इंटरव्यू का सेंटर किस तरह से बनेगा, इंटरव्यू का सेंटर सेम उसी तरह से डिसाइड होता है जिस तरह से हमारे पास जो है ना वो टेस्ट का सेंटर होता है। जैसे अगर आप लोगों ने लाहौर टेस्ट का सेंटर चूज किया तो आपका लाहौर होगा। समटाइम्स बहावलपुर सेंटर जो है ना वो नहीं बनता इंटरव्यू के लिए, उनका मुल्तान बनता है। लेकिन जिन बच्चों ने जहाँ-जहाँ पर टेस्ट के लिए सेंटर के लिए अप्लाई किया था, उनका इंटरव्यू का सेंटर भी ऑलमोस्ट वही होता है, सिवाय बहावलपुर के। समटाइम्स स्टूडेंट्स कम होने की वजह कैंडिडेट्स कम होने की वजह से बहावलपुर जो है ना वो सेंटर नहीं बनता, और उसके जो कैंडिडेट्स हैं वो उनका सेंटर जो है ना वो मुल्तान बनता है। तो इस तरह से जब इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं ना, तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस डिवीजन से बिलोंग
بلانگ کر رہے ہیں اور آپ نے ٹیسٹ کس سینٹر میں اپیئر ہو کر دیا ہے. اگر لاہور میں دیا، اگر راولپنڈی میں دیا تو سب سے پہلے آپ کا انٹرویو ہو جائے گا. تو آپ لوگوں کے پاس کم از کم جو 15 سے 20 دن ہوں گے. اگر آپ لوگوں نے لاہور میں دیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 15 سے 25 دن آپ کے پاس ہوں. اور اسی طرح سے آگے سون چلتے جائیں گے. اور اگر جس طرح سے اگر میں بات کروں بہاولپور سینٹر کی تو ان کینڈیڈیٹس کو 1.5 سے 2 ماہ مل جاتے ہیں. موسٹلی ایسا ہوتا ہے میرے ایکسپیرینس کے مطابق، میں نے تو یہی چیز دیکھی ہے. ہاں، یہ میں منیمم ٹائم بتا رہی ہوں، اس سے ٹائم زیادہ بھی مل سکتا ہے. جیسے کہ ہم نے ٹیسٹ کی پریپریشن کے لیے 1 منتھ کا ٹارگیٹ دیا تھا، لیکن درمیان میں سے ٹیسٹ ڈیلے ہو گیا، کچھ گیپ آ گیا، تو آلموسٹ جو ہے نا وہ 30 days کی پریپریشن انف تھی کرنے کے لیے ٹیسٹ کو پاس. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد نیکسٹ جو ہے نا ہمارے پاس ہے انٹرویو کی ڈیٹ کب اناؤنس ہوتی ہے. تو یہ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ انٹرویو کی ڈیٹ آپ کے ٹیسٹ کے 15 دن کے بعد آنا سٹارٹ ہو جائے گی، اور وہ بھی کس وائز آئے گی؟ سینٹر وائز. اور اس طرح سے پہلے یہی ترتیب رہے گی، اپر پنجاب ٹو لوور پنجاب. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد کینڈیڈیٹس ڈیوائڈ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ کینڈیڈیٹس یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج جو سلیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں وہ کس ایریا سے بلانگ کرتے ہیں. اگر لاہور کے کینڈیڈیٹ بہت زیادہ ہیں تو پھر وہی حساب ہوگا. اور یہ جو آپ لوگوں کی لسٹ آئی ہے نا، انٹرویو کی لسٹ، اس حساب سے کینڈیڈیٹ کبھی بھی ڈیوائڈ نہیں ہوتے. مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام 10ویں نمبر پہ ہے یا آپ کا 5ویں نمبر پہ ہے، تو آپ کو انٹرویو سب سے پہلے نمبر پہ آ جائے گا. میں اگین یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو بندہ جس ایریا سے بلانگ کرتا ہے یا جس ڈویژن سے بلانگ کرتا ہے یا جس ڈویژن کے اندر اس نے ٹیسٹ کے لیے سینٹر چوز کیا تھا، اس ڈویژن کے لوگوں کا انٹرویو پہلے ہوگا. اور وہ کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ اپر پنجاب سے لوور پنجاب کی طرف. کلیئر ہو گئی میری بات؟ اب یہ ٹیسٹ کے ڈیٹ کے حوالے سے جو ہے نا وہ سٹریس کریٹ نہیں کرنا. بہت سارے لوگ گروپ میں بھی بات کر رہے تھے کہ اگر 15-20 دن ہوئے تو ہم نہیں کر پائیں گے. تو یہ جو ہے نا یہ سوچ جو ہے نا یہ انسان کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی. خود کو ڈٹرمن رکھیں، خود کو جو ہے نا وہ ایک پوائنٹ کے اوپر فکس رکھیں کہ اگر آپ لوگوں نے کرنا ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہو. اگین بہت سارے لوگ ہیں جن کی اگزامپل آپ لوگوں کے سامنے ہے، جن میں سے میں خود آپ کے سامنے ہوں کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں نے بھی جو ہے نا وہ انٹرویو بھی پاس کیا ہے، ٹیسٹ بھی پاس کیا ہے، اور ساتھ ساتھ میں ایم فل بھی کر رہی تھی. تو کچھ اسٹوڈنٹس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ایم فل کر رہے ہیں، ہم یہاں پر جاب کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے. تو میرا جو ہے نا وہ ایم فل اور جو ہے نا جاب، میری انٹرویو پلس ٹیسٹ دونوں پیرالل، مطلب انٹرویو اور ٹیسٹ دونوں جو ہے نا میں نے ایم فل کے ساتھ کیا ہے. تو انسان جو ہے نا وہ سب کر سکتا ہے. آپ لوگوں کے پاس ڈھیروں ڈھیر اگزامپلز ہیں، تو یہ نہیں سوچنا کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہی سوچ کے آگے چلنا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. یو کین ڈو اٹ ایچ اینڈ ایوری تھنگ. تو نیکسٹ ہم آتے ہیں کہ ہم سبجیکٹس کس طرح سے چوز کریں گے، ہم نے اسٹارٹ کس طرح سے لینا ہے، اور کون سے سبجیکٹ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے جیسے وہی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اسٹارٹ کس سے لینا ہے؟ میٹرک سے. دین ایف ایس سی امپورٹنٹ ہے. ایف ایس سی کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. جیسے کہ اب آپ لوگوں کے ایف ایس سی کے کنسیپٹ میرے مطابق جو ہے نا وہ بہت اچھے کلیئر ہوئے ہوں گے. تو اب جو ٹیسٹ کی تیاری ہم نے کی تھی وہ ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے کی تھی. اب ہم نے ہر چیز کو تھورولی پڑھنا ہے. تھورولی پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ٹیسٹ کی تیاری جو تھی نا اس میں آپ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی سی چیز، چھوٹے چھوٹے سے یونٹس تیار کرنے کی ضرورت تھی، لیکن انٹرویو کے لیے ان سب چیزوں کی تیاری کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگوں کا کنسیپٹ اسٹرانگ ہونا چاہیے، آپ لوگوں کی اپنے سبجیکٹ کے اوپر گریپ ہونی چاہیے. اب دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا ہم ایف ایس میٹرک تو آپ لوگوں نے نہیں چھوڑنا. جیسے رٹی رٹائی چیز والی میٹرک والا حساب ہے کہ میٹرک کے اندر جیسے رٹا ہوا مٹیریل آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. جو چیزیں آپ لوگوں نے آگے نہیں پڑھنی، میٹرک کو ایک ہی دن میں 9 اور 10 دونوں کو ایک دن میں کور کر لینا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کا نیکسٹ ٹارگٹ آ جاتی ہے ایف ایس سی. اب ایف ایس سی کو آپ نے کیسے تیار کرنا ہے؟ ایف ایس سی کا جو فرسٹ ایئر کا فرسٹ چیپٹر ہے نا، یہ تو بیسکس ہیں، یہ تو آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے چیپٹر نمبر 2 ویکٹرز. اب آپ لوگوں نے ویکٹرز کو کیسے تیار کرنا ہے؟ ویکٹرز کو تیار اس طرح سے کرنا ہے کہ ویکٹر کو شروع سے پڑھنا شروع کر دینا ہے. آپ لوگوں کو اس کی امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں. فار ایگزامپل ریکٹینگولر کمپوننٹ کی اتنی ایزی ڈیفینیشن پوچھتے تو نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے تو اپنی ایک وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ لوور اسٹیپ سے ہائی اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں. بالکل اگر آپ لوگ کہیں کہ میں جو ہے نا ایم ایس سی کے گرین فنکشنز اور یہ سارا کچھ پڑھنا اسٹارٹ کر دوں گی، اسٹوکس تھیرم، گازز تھیرم پڑھنا اسٹارٹ کر دوں گی، اور میں پھر جو ہے نا بیسکس نہیں کروں گی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ تیاری نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمیشہ جب بھی آپ لوگوں نے کمپلیکس چیز کو پڑھنا ہے تو کمپلیکس چیز سے پہلے آپ لوگوں کو سمپل چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. آپ لوگوں کو جب تک یونٹ ویکٹر کا نہیں پتا چلے گا، آپ لوگوں کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ آگے ہم نے یونٹ ویکٹر یوز کہاں پر کیا ہے، کہاں پر ہم نے، ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ ہم نے اے کراس بی کی ڈائریکشن کیسے بتا دی ہے. ہم نے ٹارک کی ہے جو ڈیفینیشن تو پڑھ لی ہے، لیکن اس کی ڈائریکشن کیسے بتا دی ہے. جب تک آپ لوگ
मतलब सिंपल चीज़ों से आगे मूव नहीं करेंगे। जैसे स्टोक्स थ्योरम और गाउसियन थ्योरम के अंदर आप लोगों को जब तक ये नहीं पता होगा कि डाइवर्जेंस क्या होती है, जब तक आपको कर्ल का नहीं पता होगा, हाउ कैन यू डिफाइन स्टोक्स थ्योरम एंड गाउसियन थ्योरम। तो ये इस तरह से है। तो मैं ये सिंपल सी एग्जांपल आपको दे रही हूँ कि जैसे हमने वेक्टर्स से स्टार्ट लेना है ना, तो आपने वेक्टर्स कहाँ कहाँ पे पढ़ा है, वेक्टर्स आप लोगों ने एफएससी में पढ़ा है, वेक्टर्स बीएससी में पढ़ा है, वेक्टर्स एमएससी में भी पढ़ा है। तो आप लोगों ने वेक्टर को, एक टॉपिक है ना आपके पास वेक्टर, अब वेक्टर आपने एफएससी वाला भी कर लिया, बीएससी का भी एक चैप्टर है वेक्टर्स का, जो बीएस में पढ़ा होगा जिन लोगों ने बीएस किया है, बीएस के अंदर भी वेक्टर्स का एक चैप्टर है। उसके बाद मास्टर्स में भी वेक्टर, एमएमपी, मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स, लेकिन इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अगर बीएस मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने वेक्टर्स कहाँ तक करना है, बीएससी और मैट्रिक का और एफएससी का और इन दोनों का कर लेंगे, आपका वेक्टर्स क्लियर है। उसके बाद आगे वाला फर्स्ट ईयर जो है ना, वो इतनी ज्यादा आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं है। हाँ, ऑप्टिक्स का आपके बारे में आपको पता होना चाहिए, ऑप्टिक्स यहाँ पर भी पूछी जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ग्रेविटी से रिलेटेड चीजें। ग्रेविटी से रिलेटेड चीजें क्यों पूछी जा सकती हैं, जैसे चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर के अंदर जो है ना, आइंस्टाइन का व्यू है और न्यूटन की थ्योरी है। न्यूटन ने क्या थ्योरी दी थी अर्थ की ग्रेविटी के अबाउट, और उसने आइंस्टाइन ने क्या दी थी, और उनसे रिलेटेड आजकल की डिस्कवरीज क्या हो रही हैं, जैसे ब्लैक होल्स के बारे में है, ये सारी डिस्कवरी किस तरह से हुई थी। तो आप लोगों ने सारे को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन से हैं, ये तो थी जनरल प्रिपरेशन, लेकिन अब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है ना, इंटरव्यू के लिए ज्यादातर जो पूछा जाता है, सबसे पहले नंबर पे आता है क्वांटम फिजिक्स। मैंने अभी तक जितने लोगों का इंटरव्यू के बारे में सुना है, क्वांटम मैकेनिक्स जो है या क्वांटम फिजिक्स है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वांटम जो आप लोगों ने स्टार्ट करनी है, वो कहाँ से करनी है, चैप्टर नंबर 19 सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर 20, और उसके बाद आ जाता है चैप्टर नंबर 19 20, उसके बाद एफएससी की बीएस की पेपर डी, इनको थोरोली पढ़ना है, और एमएससी की जेटली की बुक पढ़नी है। बल्कि मैं ये हर सब्जेक्ट के ऊपर इंडिविजुअल वीडियो बनाकर आपको जो है ना, वो अच्छे से गाइड कर दूंगी कि आप लोगों ने कौन कौन सी चीजें जो है ना, वो तैयार करनी है, और कौन कौन से क्वेश्चन जो है ना, वो इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं। फिलहाल आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करें। आप लोग जो है ना, वो डेफिनेशंस को अच्छे से तैयार करें, और उसके बाद कंसेप्ट को अच्छे से तैयार करें। अब आप लोगों से क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कि एटम के स्ट्रक्चर के अबाउट, तो एटम का स्ट्रक्चर किस तरह से है, एटम का सबसे पहले स्ट्रक्चर किसने दिया था, जे जे थॉमसन ने दिया था। जे जे थॉमसन को रिजेक्ट, प्लम पडिंग मॉडल था, उसके बाद उसको रिजेक्ट किसने, उसके जे जे थॉमसन को रिजेक्ट किसने किया था, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या मसला था, जो मसला बताएंगे फिर आप, उसके बाद उसको करेक्ट किसने किया था, बोहर ने। अब बोहर ने क्या चीजें एक्सप्लेन करना छोड़ी थी, वो एनर्जी बैंड थ्योरी बाद में जो आई थी उसने दिया था। अब आप लोगों को हर चीज की हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। ज्यादा फोकस क्वांटम मैकेनिक्स आ जाती है, क्लासिकल मैकेनिक्स आ जाती है, सिंपल मैकेनिक्स आ जाती है, थर्मोडायनेमिक्स में से भी क्वेश्चन आते हैं, और एक टॉपिक है लेजर। लेजर के अंदर लेजर जो है ना, और एक्सरेज की स्टडीज, ये पीपीएससी वाले जो जो भी आते हैं ना मेंबर्स, इनका ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मैं आपको एमएससी के सब्जेक्ट भी बता रही हूँ, और इनसे रेलेवेंट जो है ना सब्जेक्ट, एफएससी के अंदर भी जो टॉपिक्स हैं, वो भी आप लोगों ने करने हैं। बीएससी के अंदर भी आप लोगों ने कुछ नहीं छोड़ना। हाँ जी, न्यूक्लियर फिजिक्स में से भी पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब कि सेकंड ईयर की जितने सारे चैप्टर्स है ना, इन चैप्टर्स से रेलेवेंट जो सब्जेक्ट्स आप लोगों ने बीएस या मास्टर्स या बीएससी के अंदर पढ़े हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से पूछा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारे, तो एक हर सब्जेक्ट पे मैं एक वीडियो बना के आपको जनरल गाइड इंशाल्लाह से जरूर कर दूंगी। और उसके अलावा बहुत सारी जो है ना, वो क्वेश्चंस में आप लोगों के आंसर मिल गए होंगे। और अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में अभी भी है, तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आपके एक्सेस है, तो आप लोग ग्रुप में भी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। गुड लक फॉर योर इंटरव्यू।